हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फिर गाइस आज हम देखने वाले हैं पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये जो है बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी और बॉटनी दोनों में है, तो फिर दोनों सब्जेक्ट के लिए जो है ये हेल्पफुल हो सकता है। बहुत सारा कमेंट भी आ रहा था कि पीसीआर के बारे में बताइए, तो फिर फाइनली आज हम देखने वाले हैं पीसीआर। इससे पहले मैंने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का वीडियो अपलोड किया था, है ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का भी। तो फिर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में कोई कोई कमेंट कर रहे थे कि इसका टाइप्स भी मुझे पता है, तो फिर मैं लिख सकता हूँ क्या? तो फिर हाँ, ज़रूर लिख सकते हो आप लोग, है ना। जितना आपको पता है उतना आप लिख सकते हो, लेकिन टाइम को ध्यान में रखते हुए, है ना। जैसे कि आपको 5 नंबर के लिए दिया गया है और आप उसका सारा कुछ लिखूँगा करके सोचोगे, तो फिर वहाँ पे जो है आपका टाइम बर्बाद होगा, है ना। क्योंकि 3 घंटा जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम होता है। तो फिर चलिए गाइस, आपको जितना पता है उतना आप लिखना, लेकिन टाइम को जो है ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो फिर आज हम देखने वाले हैं पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहला तो आखिर पीसीआर है क्या, फिर देखेंगे पीसीआर में प्रयुक्त कंपोनेंट्स, है ना, आखिर कौन कौन से कंपोनेंट्स जो है हम यूज़ करते हैं पीसीआर में, वो हम देखेंगे। फिर देखेंगे पीसीआर के स्टेप्स, है ना, या बोले तो मैकेनिज़्म इसका देखेंगे कि आखिर पीसीआर जो है किस प्रकार से जो है होता है ना। फिर देखेंगे पीसीआर के उपयोग, है ना, यूज़ ऑफ पीसीआर। तो फिर चलिए सबसे पहले जो है हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पीसीआर जीन क्लोनिंग की कोशिका रहित विधि है। इसका यूज़ प्रयोगशाला में एक विशिष्ट वांछित जीन या डीएनए खंड की बहुत सी प्रतियां तैयार करने के लिए जो है किया जाता है। ठीक है गाइस, तो फिर ये जो पीसीआर है गाइस, इसका यूज़ जो है प्रयोगशालाओं में होता है। किसके लिए? जो जीन या जो डीएनए है ना, उनका जो है बहुत सारी कॉपीज़ प्राप्त करने के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आप लोग देखे होंगे, है ना, उसमें जो है हम प्रिंट निकालते हैं। इसमें क्या करते हैं, उसकी बहुत सारी कॉपीज़ निकाल लेते हैं डीएनए का, ठीक है। वो भी एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों लाखों की संख्या में जो है हम इसका कॉपीज़ तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इतना सारा कॉपीज़ तैयार करने की क्या आवश्यकता है ना। तो फिर कई बार कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ पे जो है डीएनए का सैंपल जो है कम होता है ना, और उनको जो है बहुत सारे लोगों में बाँटना पड़ता है उसकी स्टडी के लिए या उस केस की स्टडी के लिए, ठीक है। तो फिर वहाँ पे जो है डीएनए की कॉपीज़ जो है वो कम हो जाती है। तो फिर उसके लिए जो है पीसीआर कराया जाता है ना। तो फिर पीसीआर से जो है बहुत सारी कॉपीज़ डीएनए की प्राप्त की जाती है, फिर सभी को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है उसके अध्ययन के लिए, ठीक है। तो फिर इस प्रकार से पीसीआर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसका यूज़ जो है किसी डीएनए या किसी जीन की जो है बहुत सारी कॉपीज़ प्राप्त करने के लिए जो है किया जाता है, ठीक है। और यह जो है एक प्रकार की जीन क्लोनिंग प्रक्रिया है जो कि कोशिका रहित है, ठीक है। आगे देखते हैं, पीसीआर तकनीक को कैरी म्यूलिस, है ना, कि या कैरी म्यूलस एवं फैलूना नामक वैज्ञानिक ने 1987 में जो है डेवलप किया था, ठीक है। तो फिर ये जो पीसीआर टेक्निक है गाइस, इसको जो है कैरी म्यूलस और फैलूना नामक साइंटिस्ट ने जो है 1987 में जो है विकसित किया था। इस विधि के द्वारा कुछ मिनटों के अंदर वांछित डीएनए या जीन की मल्टीपल कॉपीज़ तैयार कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी कॉपीज़ हम तैयार कर सकते हैं। आगे देखते हैं, इस विधि में जिस मशीन का यूज़ किया जाता है उसे थर्मोसाइक्लर कहते हैं, ठीक है। मतलब पीसीआर जिस मशीन में करते हैं, है ना, उस मशीन को जो है थर्मोसाइक्लर मशीन कहते हैं। पीसीआर में डीएनए की मल्टीपल कॉपीज़ इन विट्रो यानी कि सेल के बाहर बनाई जाती है। यानी कि जो पीसीआर जो टेक्निक है गाइस, वो सेल के बाहर होता है, ठीक है, जो कि मशीन में होता है, थर्मोसाइक्लर मशीन में, ठीक है। तो फिर ये हो गया गाइस इसका इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं पीसीआर में प्रयुक्त कंपोनेंट्स। तो फिर पीसीआर में जो है निम्न कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट है टारगेट डीएनए। टारगेट डीएनए वो डीएनए है जिसका जो है हमें मल्टीपल कॉपीज़ तैयार करने हैं, ठीक है। फिर है 2 प्राइमर। प्राइमर ही जो है वो प्राइमर का क्या यूज़ है वो मैं आगे बताऊंगा, है ना, आगे हम देखेंगे। फिर है डीएनटीपी, फिर है हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो फिर चलिए एक एक करके सभी को हम देख लेते हैं। तो फिर फर्स्ट है गाइस टारगेट डीएनए। इसमें वह अनुक्रम है जिसका प्रवर्धन किया जाना है ना। अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस। तो फिर डीएनए आप लोग देखे होंगे, उसमें जो है सीक्वेंस होता है, अनुक्रम होता है ना। तो फिर उसी का जो है हम पता, मतलब उसका ही जो है हम प्रवर्धन कराएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं 2 प्राइमर। यह रासायनिक संश्लेषित ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स है ना, जिनके अनुक्रम डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। एक प्राइमर फॉरवर्ड एवं एक प्राइमर रिवर्स डायरेक्शन में कार्य करता है। ये प्राइमर डीएनए के 3 प्राइम सिरे पर अटैक करते हैं। अब ये यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यह जो है रसायन संश्लेषित ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना, यानी कि ये
20 से 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड्स के जो है बने होते हैं, ठीक है, जिनके अनुक्रम जो है डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि इनका जो सीक्वेंस होता है प्राइमर का वो जो है डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। एक प्राइमर जो है फॉरवर्ड और एक प्राइमर रिवर्स डायरेक्शन में कार्य करता है। फॉरवर्ड और रिवर्स ये जो है मैं आगे जब मैकेनिज़्म बताऊंगा या फिर डायग्राम बताऊंगा तब जो है आप लोगों को समझाऊंगा, है ना। ये प्राइमर जो है डीएनए के 3 प्राइम सिरे पर अटैक करते हैं। तो फिर प्राइमर का डीएनए का जो है स्ट्रैंड होता है, आप लोगों को पता होगा, है ना, 2 स्ट्रैंड होता है, उसमें जो है 3 प्राइम और 5 प्राइम होता है ना। तो फिर ये जो 2 प्राइमर है ये जो है 3 प्राइम सिरे पर ही जो है अटैक करेगा, ना कि 5 प्राइम पर, ठीक है। थर्ड है गाइस DNTP, है ना। तो फिर इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इसका यूज़ करके जो है डीएनए का संश्लेषण किया जाता है, ठीक है। अब देखिए मतलब डीएनए का जो है विकृतीकरण किया जाता है ना, मतलब उसको सिंगल सिंगल स्ट्रैंड में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। फिर वहाँ पर जो है डीएनए के नई श्रृंखला बनाने के लिए जो है DNTP के लिए डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स जो है हमें यहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। वो मैं आगे बताऊंगा जब आप लोगों को इमेज मैं दिखाऊंगा, है ना। तो फिर ये पॉलीमरेज एंजाइम जो है कोफैक्टर के रूप में कार्य करते हैं, इतना अभी आपको जो है याद रखना है। फिर है फोर्थ हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। हीट स्टेबल पॉलीमरेज नाम से स्पष्ट है कि ये कैसे एंजाइम होंगे, कैसे पॉलीमरेज होंगे ये जो है ताप पर जो है स्थायी रहने वाले डीएनए पॉलीमरेज हैं, ठीक है। क्योंकि हम जब डीएनए का पीसीआर करेंगे तो फिर वहाँ पर जो है टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, बहुत सारी मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, है ना। तो फिर उस टेम्परेचर पर जो है जो स्टेबल रहे, स्थायी रहे, वैसे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होगी, है ना। तो फिर देखते हैं इसे थर्मस इक्विटिस बैक्टीरिया से जो है प्राप्त किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट है TAQ या, है ना, या टैग बोल सकते हैं, या TAQ पॉलीमरेज छोटे डीएनए के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है, और PFU पॉलीमरेज इसे जो है बड़े डीएनए के लिए जो है यूज़ किया जाता है। अभी आप लोग जो है TAQ वाले पॉलीमरेज पर ही ध्यान दीजिए, क्योंकि इसी का जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है। थर्ड देखते हैं गाइस पीसीआर के चरण, है ना, स्टेप ऑफ पीसीआर। तो फिर डीएनए संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक उपरोक्त सभी कंपोनेंट्स को एक ट्यूब में लेकर हीटिंग एवं कूलिंग के कई साइकिल से गुजरने के पश्चात नए डीएनए बन जाते हैं। यह प्रोसेस निम्न स्टेप में कंप्लीट होता है। तो फिर ये जो पीसीआर का जो स्टेप है गाइस, या जो इसका मैकेनिज़्म है वो जो है उसमें जो है हम जितने जितने भी कंपोनेंट्स अभी हमने देखे हैं ना, उनको जो है एक ट्यूब में रखा जाता है, यानी कि एक नलिका या परख नली भी आप बोल सकते हो, है ना, ट्यूब यानी कि नलिका, उसमें भर करके जो है जो पीसीआर का जो मशीन होता है ना, थर्मोसाइक्लर जो मशीन हमने अभी देखा, उसमें जो है रख दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसको जो है हीट प्रदान किया जाता है, ताप दिया जाता है, फिर उसको कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है। इस प्रकार से कई साइकिल से जो है वो गुजरता है ना, कई बार गर्म होता है, फिर ठंडा होता है, गर्म होता है, ठंडा होता है। इस प्रकार से कई साइकिल से जब वो गुजरता है तब जो है एक नया डीएनए बन जाता है ना। तो फिर यह प्रोसेस जो है निम्न स्टेप में कंप्लीट होता है। अब कौन कौन से स्टेप में कंप्लीट होता है, तो फिर उसको आप याद रखेंगे। पहला है डीनेचुरेशन, इंग्लिश वाला नाम याद रखेंगे, ज़्यादा मतलब आसानी से ये जो है नाम याद हो जाएगा, है ना। देखिए अप्रकृतिकरण थोड़ा सा कठिन जा रहा है, डीनेचुरेशन थोड़ा सा सरल है, ठीक है। तो फिर डीनेचुरेशन, तो अब ये डीनेचुरेशन क्या है वो हम देख लेते हैं। इस स्टेप में डीएनए के स्ट्रैंड को अलग करने के लिए 19 से 96 डिग्री सेल्सियस ताप जो है प्रदान किया जाता है। 94 डिग्री सेल्सियस ताप जो है डीएनए के डीनेचुरेशन के लिए उपयुक्त माना गया है, ठीक है। तो फिर अप्रकृतिकरण या डीनेचुरेशन क्या है, तो फिर जो डीएनए का जो डीएनए में कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है ना, मतलब डबल स्ट्रैंडेड होता है इस प्रकार से, है ना, आप लोग देखे होंगे। तो फिर उसको जो है सिंगल करने के लिए जो है ताप दिया जाता है ना, और उसी को ही कहते हैं डीनेचुरेशन, ठीक है। और कितना ताप दिया जाता है, 19 से 96 डिग्री सेल्सियस तक, लेकिन उपयुक्त माना जाता है 94, ठीक है। अब देखते हैं आगे। डीएनए को 1 मिनट से कम समय तक ताप दिया जाता है, जिससे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के मध्य स्थित हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो टूट जाता है, तथा डीएनए के स्ट्रैंड जो है अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब आप लोग डीएनए के बारे में पढ़े होंगे, तो फिर डीएनए के मध्य में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना। तो फिर उस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते हैं तभी तो वो स्ट्रैंड अलग होगा, है ना। तो फिर उस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो है
1 मिनट तक, है ना, 1 मिनट से कम समय तक जो है 19 से 96 डिग्री सेल्सियस जो है ताप दिया जाता है, जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है और जो स्ट्रैंड है ना, वो जो है अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसका डीनेचुरेशन किया जाता है। इसको आप सिंपल अपने भाषा में भी लिख सकते हो, अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, है ना। ताप दिया जाता है जिससे डीएनए का हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है, जिससे स्ट्रैंड जो है वो अलग हो जाता है। इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा। फिर है एनीलिंग। ठीक है, अब एनीलिंग क्या है देखते हैं। इस स्टेप में प्राइमर टारगेट डीएनए के साथ संकरित होता है या टारगेट डीएनए के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो प्राइमर हमने देखा था, है ना, कंपोनेंट्स में, वो प्राइमर क्या करते हैं, डीएनए के साथ आकर के जुड़ जाते हैं। प्राइमर टारगेट डीएनए के 3 प्राइम सिरे से आकर जुड़ता है। इसके इसके लिए टेम्परेचर जो है 54 डिग्री सेल्सियस से 56 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है केवल 45 सेकंड के लिए। ठीक है, तो फिर एनीलिंग में क्या होता है, जो प्राइमर होते हैं वो टारगेट डीएनए के 3 प्राइम सिरे से आकर के जुड़ते हैं और इस क्रिया के लिए जो है 54 से 56 डिग्री सेल्सियस ताप की आवश्यकता होती है, वो भी 45 सेकंड के लिए। ठीक है, तो फिर ये हो गया एनीलिंग। आगे देखते हैं विस्तार या एक्सटेंशन। इस चरण में ताप जो है 72 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाते हैं। इस ताप पर जो है डीएनए पॉलीमरेज डीएनए के दूसरे स्ट्रैंड का निर्माण करता है। विस्तार मतलब इसमें क्या होगा, डीएनए का विस्तार होगा, यानी कि बढ़ेगा, है ना। इसको जो है हम डायग्राम के माध्यम से भी समझेंगे आसानी से। पहले हम थ्योरी देख लेते हैं। ठीक है, इस चरण में जो है इस चरण में टेम्परेचर जो है वो 72 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाते हैं। इस ताप पर जो है डीएनए पॉलीमरेज डीएनए के दूसरे स्ट्रैंड का जो है निर्माण करते हैं। अब कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे। इस प्रकार प्रथम चरण में डीएनए की 2 द्विसूत्री डीएनए बन जाते हैं। इनका यूज़ जो है अगले साइकिल में एम्प्लीफिकेशन के लिए किया जाता है, यानी कि अन्य कॉपीज़ तैयार करने के लिए किया जाता है। जैसे जैसे चक्रों को दोहराया जाता है वैसे वैसे डीएनए टेम्पलेट्स की कॉपी मिलती जाती है। 30 साइकिल के बाद जो है चक्र स्वतः ही रुक जाता है। इस प्रकार हमें डीएनए के अनेक कॉपीज़ जो है वो मिल जाता है। यानी कि हम जब पीसीआर करते हैं, है ना, तो फिर जो है हम उसको 30 बार यानी कि 30 बार ही बस साइकिल कर सकते हैं, उसके बाद जो है हम नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिक जो है वो रुक जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम जो है डीएनए के मल्टीपल कॉपीज़ जो है हम तैयार कर लेते हैं। अब चलिए इसको जो है डायग्राम के माध्यम से भी जो है समझ लेते हैं। तो फिर ये है गाइस डीएनए, है ना, ये जो है हमारा टारगेट डीएनए है। इसका जो है हमें अन्य कॉपीज़ जो है तैयार करना है। ठीक है, तो फिर इसके लिए सबसे पहला जो है हमें इसका क्या करना होगा, डीनेचुरेशन करना होगा। उसके लिए जो है हम 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है इसको देते हैं। ठीक है, 94 डिग्री सेल्सियस जब हम इसको देते हैं तो फिर इसके मध्य जो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये जो है टूट जाता है, जिसके वजह से ये स्ट्रैंड अलग और ये वाला स्ट्रैंड जो है वो अलग हो जाता है। ठीक है, अलग अलग सेपरेट हो गया है ये। उसके बाद क्या होगा, प्राइमर आकर के जुड़ेगा जिसे हम एनिलीन कहते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पर देखिए प्राइमर आ गया, वो भी कैसे, प्राइमर जो है वो जो प्राइमर होता है वो डीएनए के 3 प्राइम सिरे से आकर के जुड़ता है। तो फिर यहाँ पे देखिए 3 प्राइम और यहाँ पर भी 3 प्राइम। ठीक है, तो फिर यहाँ पे एक प्राइमर आकर के जुड़ा और यहाँ पे दूसरा प्राइमर आकर के जुड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग समझिए, मैंने प्राइमर के बारे में क्या बताया था कि इसमें क्या होता है, एक प्राइमर जो है फॉरवर्ड व एक प्राइमर रिवर्स जो है डायरेक्शन में कार्य करता है ना। तो फिर ये फॉरवर्ड और रिवर्स क्या है तो फिर उसको समझ लीजिए। फॉरवर्ड क्या है, ये जो है इस तरफ बढ़ेगा, है ना। देखिए ये वाला जो प्राइमर है डीएनए का निर्माण किधर करेगा, इधर करेगा, है ना, इधर, क्योंकि स्ट्रैंड नहीं है तो फिर स्ट्रैंड जो है इस प्रकार से इधर बढ़ेगा, तो फिर ये फॉरवर्ड होगा। और ये वाला जो प्राइमर है वो इधर बढ़ेगा, यानी कि रिवर्स कार्य करेगा। ठीक है, तो फिर ये मैंने आप लोगों को प्राइमर में पढ़ाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज आकर के जुड़ेगा और क्या करेगा, इसका विस्तार करेगा, स्ट्रैंड का जो है विस्तार करेगा। तो फिर ये जो है डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, जो कि इस स्ट्रैंड को जो है आगे बढ़ाएगा, इसका विस्तार करेगा, यानी कि नए स्ट्रैंड का जो है निर्माण करेगा। ठीक है, तो फिर ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ये डीएनए का नया स्ट्रैंड है करके। तो फिर ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये जो है नए स्ट्रैंड का निर्माण करता है, जिससे जो है हमारा डीएनए बनता जाता है। ठीक है, तो फिर ये डीएनए पॉलीमरेज जो है आगे की ओर बढ़ता है, जिससे जो है हमें एक नया सेपरेट मतलब 2 नए नए डीएनए जो है अलग अलग प्राप्त हो जाता है। देखिए हमने एक डीएनए लिया था स्टार्टिंग में, उसके बाद हमने क्या किया,
उसका डीनेचुरेशन कराया, तो फिर डीनेचुरेशन कराने के पश्चात जो है वो 2 स्ट्रैंड में जो है डिवाइड हो गया, है ना। देखिए यहाँ पे एक सिंगल डीएनए है, फिर उसका डीनेचुरेशन कराया तो ये अलग-अलग स्ट्रैंड में बँट गया। फिर उनके बाद जो है हमने एनिलीन की जो क्रिया है ना, उसमें प्राइमर आकर के जुड़ते हैं 3 प्राइम सिरे पर, एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स कार्य करता है। फिर उसके बाद जो है पॉलीमरेज़ आकर के जुड़ता है ना। ये पॉलीमरेज़ जो है नए डीएनए स्ट्रैंड का जो है विस्तार करते हैं, तो फिर यहाँ पे देखिए नया स्ट्रैंड इधर जुड़ रहा है ना, बन रहा है। इस प्रकार से एक नया डीएनए जो है हमें मिल जाता है अलग-अलग, ठीक है। तो फिर हमने एक डीएनए लिया था, लेकिन यहाँ पे हमें 2 डीएनए प्राप्त हुआ है ना, 2 डीएनएज़ की कॉपी हमें प्राप्त हो गया। इस प्रकार से जो है मतलब साइकिल चलता जाता है, जिनसे जो है हमें अनेक सारे डीएनए की कॉपीज़ जो है हमें मिल जाती है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे लिखा है डीएनए कॉपीज़, ठीक है। तो फिर ये इसका डायग्राम हो गया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। पीसीआर जो है बहुत ही सरल है, लेकिन हम लोग जो है समझने का प्रयास नहीं करते हैं, है ना। जब तक आप समझने का प्रयास नहीं करोगे तब तक जो है आपको वो कठिन लगेगा, ठीक है। तो फिर चलिए अब देखते हैं इसका यूज़, है ना। अब इसके यूज़ के बारे में तो आप लोग जान ही गए होंगे, है ना। जैसे कि कोई केस वगैरह चल रहा है, उसमें डीएनए मतलब कुछ डीएनए सैंपल हमें प्राप्त हुआ है और उसके अनेक सारे कॉपीज़ करके हमें लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि उसका अध्ययन कर सकें, उसके लिए भी हम पीसीआर का यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो फिर यह जो है एक सरल एवं कम समय में होने वाला प्रोसेस है, विधि है ना। डीएनए के छोटे से सैंपल से जो है हज़ारों की संख्या में डीएनए की कॉपीज़ जो है हम प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। और इसके लिए मतलब एक और मैं बता दूं, जैसे कि कोई प्लांट या कोई एनिमल जो है हमारे वातावरण से जो है गायब हो रहा है ना, यानी कि उनका मतलब विलुप्त हो रहे हैं, तो फिर आगे अध्ययन के लिए जो है हम उसके डीएनए की कॉपीज़ जो है हम पीसीआर के माध्यम से जो है हम रख सकते हैं, है ना। कोई जैसे कि आज के डेट में कोई प्लांट है, लेकिन वो विलुप्त हो रहा है, जिससे जो है उसकी प्रजाति खत्म हो रहा है, तो फिर आगे जो है हम उस प्लांट का अध्ययन नहीं कर पाएँगे, है ना। लेकिन जब उसका डीएनए वगैरह हमारे पास रहेगा, उनकी डीएनए की जो कॉपीज़ है वो हमारे पास रहेगा, उससे जो है हम उसका अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर पीसीआर का उपयोग वहाँ भी हम कर सकते हैं। फिर है फॉरेंसिक साइंस में इसका यूज़ जो है होता है, जो कि आप लोगों को पता है, ठीक है। तो फिर ये हो गया पीसीआर के उपयोग। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि पीसीआर है क्या, और मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि मैं पीसीआर आप लोगों को समझा सकूँ, है ना। तो फिर चलिए गाइस, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ है। अगर हुआ है तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है अपने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग जा कर के ज्वाइन कर लेना, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है पीडीएफ करते हो, तो फिर वहाँ जो है आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो है आप लोग वीडियो देख लेना, क्योंकि मैं जो हूँ पीडीएफ जो है मतलब वीडियो अपलोड होने के 2-3 दिन बाद जो है मैं अपलोड करूँगा, है ना। क्योंकि मेरा भी बहुत सारा काम रहता है ना। तो फिर मैं ही इधर-उधर नहीं कर सकता। तो फिर इसका जो पीडीएफ है वो 2-3 दिनों में जो है टेलीग्राम पे आ जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लेना। और कुछ नोट्स मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिया है पीडीएफ का, तो फिर आप लोग जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर चलिए गाइस, थैंक यू।